गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडुमेनिया वेयर लर्निंग बिगेन्स और टीचिंग वर्ल्ड की फिजिक्स की वही दुनिया विद KB सर, जहां हम करते हैं मस्ती के साथ पढ़ाई, कुछ सीखते हैं। ओके जी, तो रिमाइंड करते हैं पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था बच्चों, ये थोड़ी सी देर में करें। आप भी ये बोलेंगे सर आते ही शुरू हो जाते हैं। चलिए ईयरफोन्स वगैरह जो भी आपने काम करना है कर लो जल्दी से, अभी शुरू करते हैं। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जल्दबाजी नहीं है जी, गूगल पे की तरह है ना, जल्दी करेंगे जल्दबाजी नहीं करेंगे। ओके, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, तो रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे हम। रिफ्रैक्शन में कहाँ तक आ लिए थे? ग्लास स्लैब वाला रिफ्रैक्शन और कुछ एक्सपेरिमेंट्स, डेली लाइफ के ऑब्जर्वेशंस भी देखी थी। ओके, तो लॉज पे हमने लास्ट वीडियो को स्टॉप किया था कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, वहीं से शुरुआत करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आज हम सीखेंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। तो जैसे रिफ्लेक्शन के दो लॉ पढ़े थे, रिमाइंड करें एक बार। क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एक ही प्लेन में होते हैं और एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। ये रिफ्लेक्शन के हैं जी। अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के लॉ। दो लॉ इसके हैं। पहला लॉ क्या है देखें ध्यान से। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कोमा रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे कोमा रिफ्रैक्टेड रे कोमा नॉर्मल, कोमा नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lies in the same plane, lies in the same plane। या ऐसे यहाँ एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करना चाहें, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द इंटरफेस, टू द इंटरफेस लाइज इन द सेम प्लेन, ऐसे भी आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी चलेगा। क्या बताया है इसमें? जैसे मान लीजिए रिफ्रैक्शन को पढ़ते हैं कि इस लॉ का मतलब क्या है, ये देखें ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई इंटरफेस है, इसके ऊपर एक अलग मीडियम, यहाँ पर अलग मीडियम। तो इसने क्या बोला है, जो इंसिडेंट रे आएगी, जैसे मान लीजिए ओब्लिकली आ रही है, ये ध्यान रखें। चलिए अभी थोड़ी देर में बताएंगे कि रे आई, ठीक है, सेकेंड मीडियम में यहाँ पर जाएगी, तो यही तो प्लेन एक्सटेंड हो रहा है। ये प्लेन इन्फिनिटी तक है ऊपर नीचे। इसी प्लेन को ऐसे, जैसे मान लीजिए इसके ऊपर कॉपियां रखते चले जाएं ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये प्लेन नहीं बनता चले जाएगा। तो इसी प्लेन के अंदर तो है क्या, इंसिडेंट रे, नीचे रिफ्लेक्टेड रे। यही तो बोल रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन द सेम प्लेन। तो ये है वो प्लेन, ये इसी प्लेन को ऐसे एक्सटेंड कर दो, सेम साइज की कॉपियां रखते चले जाओ ऊपर तक, तो ये प्लेन ऐसे एक्सटेंड नहीं हो गया। तो इसी प्लेन के अंदर तो वो लाइट आई, रिफ्रैक्ट होकर के इसी प्लेन के अंदर गई और यहीं पर नॉर्मल था। ठीक समझ में आ रही? यही है वो प्लेन, ये वाला, इसको नीचे ऊपर एक्सटेंड कर दो बस। समझ में आई जी बात? तो क्या बताया पहले लाने, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे कोमा नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं जी, एक ही तल में स्थित होते हैं। ये हिंदी माध्यम वालों के लिए है। नेक्स्ट जो है इसका सेकंड लॉ, वो ध्यान से समझे क्या है, वो थोड़ा सा अटपटा भी लगेगा, है ना, उसको देखें क्या है सेकंड लॉ को। सेकंड लॉ, फॉर ए गिवन color of light,
for a given color of light and pair of media, comma, the ratio of साइन SINE, ये SHIN चमक वाला साइन नहीं है, ये मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री में आएगा। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ refraction is always constant, क्या लिखा गया है? फॉर ए गिवन कलर ऑफ लाइट। अब लाइट के कलर 7 कलर होते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास किया जाता है तो वो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाती है, बिखर जाती है, जिसको डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो अलग अलग कलर की जो बेंडिंग, जो पाथ चेंज होता है वो अलग अलग होता है, अभी सारा डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इसने बोला है गिवन कलर ऑफ लाइट के लिए। और पेयर ऑफ मीडिया, ये मीडिया वाली नहीं, ये जी न्यूज आज तक, मीडियम का प्लूरल है मीडिया। द रेशियो क्या होता है? अनुपात, जैसे 1:7, 1/7 भी लिख सकते हैं ना उसको। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो इस लॉ का है जी स्पेशल नाम है, क्या है? स्पेशल नाम है। ये डस्टर थोड़ा ज्यादा काला हो गया है, रफ कर नया लेता हूं मैं एक बार को। ये नया जी धुला हुआ, इससे सफेदी अच्छी आएगी, टाइड वाली। चौंक गए 10 रुपए में सफेदी, है ना? देखा आई ना अच्छी सफेदी। जैसे स्कूल में डस्टर हो जाता है जी बार बार साफ करके। तो क्या बोल रहा है? दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। दोबारा से डायग्राम देख लें एक बार। ये नॉर्मल आपका, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल आई, ये एंगल आर, दिस इज मीडियम 1, मीडियम 2, ये है आपका इंटरफेस। रफ डायग्राम है जी, ठीक है। तो इसने क्या बोला है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई अपॉन साइन आर, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जी। इस लॉ को स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्या लिखेंगे? दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इस लॉ को क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है जी। तो ये थे 2 लॉज, ठीक है। अब कहने का मतलब और थोड़ा सा इसको डिटेल में समझें कि साइन आई, जैसे एक बार मान लीजिए अलग अलग, देखिए ये नॉर्मल होता है, ठीक है। तो जब रे 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में आती है उसको बोला जाता है ओब्लिक इंसिडेंस। ध्यान से समझे वर्ड ओब्लिक, ये वर्ड लिखा मिलेगा आपके बुक में, ओब्लिक इंसिडेंस का मतलब क्या है? जब रे यहां से लेकर यहां तक कोई एंगल, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए या ऐसे आए, 0 से लेकर 90 तक, 0 से बड़ा एंगल आई, 90 से छोटा, इनके बीच में जितने भी एंगल बने हुए हैं, जब उन पर रे आती है उसको बोलता है ओब्लिक इंसिडेंस। क्या बोला जाता है? ओब्लिक इंसिडेंस।
और रे क्या बोलेंगे, ओब्लिकली एंटर हुई है। कैसी हुई है, ओब्लिकली एंटर, ठीक है। लेकिन जब रे जैसे ये ऐसे आएगी तो ये होगा नॉर्मल इंसिडेंस। क्या होगा ये, नॉर्मल इंसिडेंस, यानी कि जो इंसिडेंट रे है वो अब नॉर्मल बन गई है। नॉर्मल ड्रा करने की जरूरत नहीं है। जो ये नॉर्मल के साथ एंगल लेते हैं, हम किसके साथ एंगल लेते हैं, नॉर्मल के साथ लेते हैं ना, तो हमारी रे अब नॉर्मल ही बन गई है। तो ये बन जाएगा नॉर्मल इंसिडेंस। और ये कौन सा इंसिडेंस होता है, ओब्लिक इंसिडेंस। तो ओब्लिक इंसिडेंस के लिए बात क्या है बच्चों, 0 से बड़ा एंगल 90 से छोटा। ये बात माइंड में आ गई, घुस गई, ओके। तो अब यहीं से बात उठाते हैं इसको समझने के लिए। एक बार जैसे मान लीजिए एंगल 10 डिग्री था, एक बार 20 डिग्री था, एक बार 30 डिग्री था। 0 से 90 के बीच में एंगल लेने हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आर मान लीजिए 10 वाले में आ गया 9, 20 वाले में आ गया 18, 30 वाले में आ गया 17। इस टाइप से ये एंगल जो इधर वाले एंगल हैं नॉर्मल के साथ ये आते जाएंगे, ठीक है। तो हर बार कहने का मतलब क्या, sin 10 अपॉन sin 9 एक आएगा, मान लीजिए जो भी आया उतना ही जो मान है, वैल्यू है sin 20 अपॉन sin 18। देखिए क्राउडिंग हो रही है शायद। इसका मतलब क्या है एक्चुअली कि जैसे टेबल बनाए हम, ये ठीक है, इसको मैं रफ कर दूं जी, जगह कम है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ये ओब्लिक इंसिडेंस का भी समझ में आ गया, ओके ओके ओके। तो जैसे हम अगर टेबल बनाएं आई और आर के बीच में, ये एक्सपेरिमेंट भी है जी, आई और आर। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे एंगल था मान लो 30 डिग्री, ठीक है। अब 30 डिग्री पे आर की वैल्यू आ गई 25 मान लो सपोज। ये कोई करेक्ट नहीं है, मैं आइडिया से लिख रहा हूँ, ठीक है। 40 ले लिया, आगे मान लो 37, ठीक है। 50 ले लिया, आगे 48 सपोज, कुछ भी है। 60 पे आ गई 57, ऐसे ऐसे कुछ। तो जब हम साइन आई यानी कि साइन 30, इसके लिए आर कितना है, साइन 25। अब क्या करेंगे, साइन 40 डिवाइड बाय साइन 37, इसके लिए साइन 50 अपॉन साइन 48, साइन 60 अपॉन साइन 57, ऐसे ऐसे निकालते चले गए। तो इन सभी की वैल्यू एक समान रहेगी, बराबर रहेगी। मान लीजिए पहले की वैल्यू 1.2 आ गई है, कितनी आ गई इसकी वैल्यू, 1.2 आ गई है, कितनी आ गई, तो सभी की वैल्यू कितनी आएगी, 1.2 1.2 1.2 1. यही तो बोल रहा है, ये कांस्टेंट रहेगा। इसी को तो क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो अगला टॉपिक है। यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब क्यों रहेगा, क्योंकि मीडियम तो वही है ना, एयर और वाटर ले लिए तो एयर और वाटर, समझ में आ रही है ना। एंगल घटने बढ़ने से बेंडिंग भी तो घटे बढ़ेगी ना, वो रेशियो इस तरीके से होता है, वो एडजस्ट बराबर ही रहेगा। अगर ये बढ़ गया तो ये भी बढ़ गया कोरस्पॉन्डिंग, ये घट गया तो ये भी घट गया। रेशियो इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा कि ये वैल्यू हर बार सेम आएगी। और इसी राइट साइड में जो ये कांस्टेंट है, इसको क्या बोले जाते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। मीडियम सेकंड का या 1 का विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा जाता है। ओके, ये था जी स्नेल्स लॉ। अब जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली टर्म है, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक यही है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी आपने जो स्नेल्स लॉ पढ़ा है, क्या पढ़ा है, स्नेल्स लॉ पढ़ा है जी। तो उसमें क्या बताया है कि जो राइट साइड में टर्म आई है, राइट साइड में जो टर्म आई है, उसमें जो वैल्यू है उसकी
कांस्टेंट रहती है जी, यानी कि साइन आई बाई साइन आर, आई की वैल्यू बदलती रहेगी, आर बदलते रहेगी, लेकिन रेशियो हमेशा बराबर रहेगा, रेशियो हमेशा बराबर रहेगा। उसी कांस्टेंट टर्म को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या जो लाइट की स्पीड है, लाइट की स्पीड है सभी मीडियम में एक समान होती है? जैसे वैक्यूम में हम अगर पढ़ें, कई बार सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेता है, वैक्यूम या एयर, इसमें स्पीड होती 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्या पढ़ सकते हैं इसको? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, एयर या वैक्यूम क्यों ले लेते हैं? अभी टेबल में भी दिया हुआ है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 के करीब या जो जितना भी होता है, और वैक्यूम का लेते हैं हम 1, वैक्यूम का लेते हैं 1। ठीक है, तो एयर का ये है, ये भी 1 के अप्रोक्स है, इसीलिए एयर बोल सकते हैं या वैक्यूम बोल सकते हैं। ठीक है, अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि जो लाइट की स्पीड है क्या वो सभी मीडियम्स में एक समान रहती है? चलिए बेंडिंग तो हमने पढ़ ली, लेकिन स्पीड पे इफेक्ट थोड़ी पड़ा है। क्या जो लाइट की स्पीड एयर में है वही वाटर के अंदर होगी? वही क्या डायमंड के अंदर होगी? वही क्या ग्लास के अंदर होगी? वही क्या टर्पेंटाइन ऑयल के अंदर होगी? दैट्स ऑल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? एक्सटेंट बताता है, एक्सटेंट एक्सटेंट एक्सटेंट। ये देखें क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेल्स अस अप टू विच एक्सटेंट द स्पीड ऑफ लाइट चेंज व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंपल बात करते हैं बिल्कुल, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आई एम राइटिंग सपोज 1.5। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जब रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास के अंदर जाएगी तो उसकी स्पीड 1.5 टाइम्स स्लो हो जाएगी एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। कि स्पीड ऑफ लाइट जो एयर या वैक्यूम के अंदर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, वही स्पीड ग्लास के अंदर क्या बन जाएगी? 3 × 10⁸। इसको इससे डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बता रहे ये फिजिकली, यानी कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का ज्यादा होगा उसके अंदर लाइट की स्पीड उतनी ही स्लो हो जाएगी, लाइट उतनी ही स्लो हो जाएगी। और जितना क्यों खुला खुला मिलेगा रेयर मीडियम में तो भागी जाएगी, डेंसर मीडियम में क्या होगा? भीड़ भाड़ है, ऐसे बच बच के जाना पड़ेगा, है ना, नागिन डांस होगा ना। तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसने फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बताया है कि जो लाइट की स्पीड है वो ग्लास के अंदर 1.5 टाइम्स स्लोवर हो गई है। किसके मुकाबले, किसके कंपैरिजन में? एयर के कंपैरिजन में, वैक्यूम के कंपैरिजन में। कि जो एयर के अंदर स्पीड ये थी, ग्लास के अंदर स्पीड ये नहीं रहेगी। तो इसी एक्सटेंट को कि डिफरेंट मीडिया के अंदर लाइट की स्पीड कैसे चेंज होती है, उसी को बताती है एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बन गई है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी बन गई है जो एक्सटेंट बताती है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी स्लो, कितनी फास्ट हो जाती है वैक्यूम में, मीडियम चेंज करने पर। अब माइंड में अगर क्वेश्चन अराइज हो कि क्या ऐसा भी कोई मीडियम हो सकता है जिसके अंदर लाइट की स्पीड वैक्यूम से भी ज्यादा बन जाए? ये क्या है? ये क्या क्वेश्चन? तो लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम, एयर। ओके, तो एयर में बराबर हो जाएगी। तो ऐसा होगा क्या? बताना है मेरे को। कोई ऐसा मीडियम भी बन सकता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम हो, तभी तो लाइट की स्पीड एयर से ज़्यादा बन पाएगी। ऐसा कोई मीडियम हो जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम हो जाए, तब लाइट की स्पीड जो वैक्यूम के अंदर होती 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड उससे ज़्यादा हो जाएगी। ये बताना है मेरे को। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए अगेन मीडियम बना लो। जैसे ये मीडियम बना लिया आपने, सिंपल ग्लास है मान लीजिए,
ये कौन सा है, ग्लास मीडियम 2, एयर मीडियम 1, ठीक है जी। ये है आपका नॉर्मल इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। यहाँ तक भी ड्रा कर सकते हैं, चलिए कोई नहीं, ठीक है। वैसे जस्ट समझने के लिए है, दिस इज एंगल आई आर, ठीक है। तो वही ग्लास स्लैब वाला केस है, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2। तो ये मीडियम जो एंगल आई और ये बना हुआ है एंगल आर, मीडियम 1 मीडियम 2। तो अब आपने पढ़ लिया क्या कि जब भी जो लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे यहाँ पर एयर से ग्लास के अंदर गई है, तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। तो उसके लिए हमने क्वांटिटी डिफाइन की है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको लिखते कैसे हैं, तो यहाँ पर दो टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पढ़ेंगे, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जरूरी नहीं होता कि एक मीडियम एयर हो, एक मीडियम एयर हो, लेकिन जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो वो हमेशा एयर के रिस्पेक्ट में डिफाइन होगा। किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। ओके, तो पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फिजिकली क्या मीनिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि जब जो लाइट है अपना पाथ बदलती है तो किस प्रकार से उसकी स्पीड दोनों मीडियम में क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। तो उसको एन से या म्यू से लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए नोटेशन क्या है, एन से भी और म्यू, ग्रीक लेटर है ये म्यू, MU म्यू, ठीक है जी। तो देखें अब कैसे लिखेंगे। तो पहले डिफाइन करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या करेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव में क्या खास बात है, ये जनरल केस है जी। जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्पेशल केस है। स्पेशल केस कैसे, कि उसमें एक मीडियम एयर होना जरूरी है, ठीक है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो हमारा, पहले डिफाइन करेंगे हम क्या, N21, ये देखें N21, N21 ऐसे लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 divide by speed of light in medium 2, N21 पढ़ेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू, W.R.T का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 पढ़ेंगे क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, दैट इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। इसके अंदर स्पीड मान ली V1 और इसके अंदर स्पीड V2, अलग अलग होगी ना, कि लाइट की जो स्पीड है डिफरेंट मीडिया में डिफरेंट होती है। तो ये पहला नोटेशन है, ये समझ में आया जी। अब सेम आर्गुमेंट से हम डिफाइन कर देंगे N12, सेम आर्गुमेंट से डिफाइन कर देंगे N12। पढ़ेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, विद रिस्पेक्ट टू 2 लिखेंगे कैसे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, दैट इज V2 अपॉन V1। तो ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी ये बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट
अलग अलग मीडियम में कैसे चेंज होती है। ठीक है, अब क्लियर आपको क्या दिखाई दे रहा है, N12 में क्या आया V2/V1 और N21 में V1/V2। तो क्लियरली ये दोनों क्या है, रेसिप्रोकल हैं जी, एक दूसरे क्या हो गए हैं, रेसिप्रोकल क्या हो गए हैं। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो N12 है वो क्या है 1/N21, या ऐसे लिख दो N21 क्या है 1/N12। इसका मतलब क्या है, इससे क्या सिग्निफिकेंस मिली, जैसे मान लीजिए अगर हमें ये पता है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है 1.5 है, यानी कि 3/2 कितना है 3/2। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये बात ये बता रहा है, उल्टा कर दो कितना आ जाएगा आंसर 2/3 यानी कि रिवर्स कर दो। अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में 3/2 है तो एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 2/3, इसका रेसिप्रोकल। यहां से ये बात पता चल गई जी। ये था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसमें जरूरी नहीं है एक मीडियम एयर हो, जैसे दो मीडियम, एक ग्लास एक वाटर, ऐसे भी हो सकते हैं जी। ओके, तो ये जनरल केस है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका स्पेशल केस क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें एक मीडियम होना कंपलसरी एयर है, एक मीडियम एयर होना कंपलसरी है जी। और जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पढ़ेंगे टेबल में भी दिए हुए हैं वो सभी एयर के रिस्पेक्ट में दिए जाते हैं, क्या है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। तो नेक्स्ट जो टर्म पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या पढ़ेंगे जी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसमें क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द ratio of speed of light in air या vacuum to the speed of light in given medium, to the speed of light in given medium। तो इस इसका रेशियो होता है। ठीक है जी, तो इसका मैथमेटिकल फार्मूला अगर हम लिखें तो n से डिनोट कर देंगे जी, किससे, n से। ये जिसको उतारना है उतार सकता है जी। ओके, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, n इज इक्वल टू C/V। n क्या बन गया है, C/V। C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, V टू स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, n बराबर C/V। कहने का मतलब जब भी किसी सब्सटेंस का, जैसे ग्लास है, डायमंड है, टार्पिन है, हनी है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाएगा, तब वो बन जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक मीडियम एयर होना जरूरी है। जब भी किसी, जैसे हम बोल देते हैं अभी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33, तो ये एयर के रिस्पेक्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में है, एयर के रिस्पेक्ट में। ये बात समझ में आई। ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n बराबर C/V है ना, क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट। अब एक न्यूमेरिकल देख के छोटा सा क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 multiplied by 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
एग्जाम में कई बार देता भी नहीं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है स्पीड ऑफ लाइट, किसमें, वैक्यूम में या एयर में। तो आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n 1.5, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n बराबर 1.5, उसके अंदर कितनी स्पीड होगी ये बताइए। तो बिल्कुल सॉल्यूशन आसान सा है बिल्कुल। n का फार्मूला पर डाया भी C/V होता है जी। n क्या होता है, C/V। तो n कितना गिवन है 1.5, c कितना होता है 3 × 10⁸ v हमने निकालना है। तो ये 1.5 नीचे चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, v = 3 × 10⁻⁴ 1.5 पॉइंट के नाम का ऊपर 0 चली गई, तो ये क्या रह जाएगा फाइनल आंसर आपका, v = 30 × 10⁸ / 15, 2 पे कट गया है। तो v जो फाइनल आंसर आ गया है, कितना आ गया है, इसको इरेज कर रहा हूँ जी सारे को। तो v आ गया है कट के, ये आ गया फाइनल जी 30 × 10⁸ / 15, तो v आ गया है। तो लिख देंगे हेंस स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर हो गया है जी। तो ये था आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कंसेप्ट और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। अब लास्ट जो बच गया इसमें लेंसेज बच गया जी। क्या बच गया है, लेंसेज। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो कोई भी है उसको अंत तक ज़रूर देखें जी, कमेंट करके बताएं कोई कमी है तो, और कुछ जो आपकी क्वेरी है वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इसी के साथ टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेंस वाले कंसेप्ट के साथ विद एक्सपेरिमेंट्स। ओके जी।